हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज फिर से मैं साइकोलॉजी की एक वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी कर दें। अभी वीडियो को आप पहले लाइक कर दो। और आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? तो वाइगोत्स्की जो है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो वाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी का नाम क्या है। तो उनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि पियाजे बोलते थे कि बच्चा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वहीं पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है वो समाज से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ना परिवार, ना विद्यालय, ना धर्म, समाज जो है वो इसका आंसर होगा। वाइगोत्स्की सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे वो भी आपको याद रखना है। ये रशिया से थे, ठीक है, रूस से थे ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ संप्रत्यय दिए हैं, जैसे ZPD दिया है इन्होंने, स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है, स्कैफोल्डिंग, और MKU उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है। और वाइगोत्स्की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समाज को मानते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये जो बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये लिखी गई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित, बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटेलिजेंस में से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, कम नहीं मिलते। तो आपने इसको जरूर पढ़कर जाना है। मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है, या इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसमें इन्होंने इस ZPD की बात की है। क्या है ये ZPD? ZPD का मतलब है, देखिए पहले तो ये अवधारणा किसने दी है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की ने ये अवधारणा जो है वो दी है। ZPD का मतलब है कि जब कोई बच्चा जो अकेला किसी काम को कर रहा है, ठीक है, और अगर उसकी कोई हेल्प कर देता है, ठीक है, कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको उसने बोला है MKO। MKO कौन है? बोला मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये जो है बोला, जो ज्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, अगर बच्चे को कुछ हिंट दे देते हैं या कुछ थोड़ी सी बच्चे की हेल्प कर देते हैं, तो उससे जो उसके विकास में अंतर आ जाता है। ठीक है, मतलब जितना वो पहले सीख पा रहा था और किसी बड़े ने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो अब जो उसके सीखने में, जो उसके अधिगम में फर्क आया है, जो उसकी डेवलपमेंट में अंतर आया है, अब तो ज्यादा डेवलपमेंट हो गया ना। अगर कोई हेल्प कर देता है तो क्या होगा, ज्यादा वो अच्छे से उस काम को कर पाएगा। तो बोलो वो जो अंतर है ना वो ZPD है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो अंतर जो है वो ZPD है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और जो हेल्प की जा रही है MKO के द्वारा, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, इनके द्वारा जो हेल्प की जा रही है, उस हेल्प को बोला है इन्होंने स्कैफोल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग, ठीक है, उस हेल्प को, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग जो है, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा हेल्प की जाती है, ठीक है, कोई हेल्प या फिर हिंट जो दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा, स्कैफोल्डिंग क्या है, विद्यार्थी को समस्या समाधान में दी जाने वाली सहायता, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विद्यार्थी को हेल्प की जा रही है। अच्छा, ये कौन हेल्प करेगा, MKO कौन होंगे, मोर नॉलेजेबल अदर कौन होंगे, तो इसमें आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके टीचर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं इसमें, या फिर अन्य कोई भी, मतलब जो भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो MKO है, और जो हेल्प की जा रही है उसको स्कैफोल्डिंग बोल रहे हैं। और जो हेल्प करने से आपकी विकास में जो अंतर आ रहा है उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो अंतर आया आपके सीखने में, जितने कम समय में आप सीख पाए, ठीक है, आपको समय कम लगा, आप ज्यादा अच्छे से सीख पाए, तो वो जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है, तो सृजनात्मकता जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन जो है इससे संबंधित होती है, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में एक बार पहले भी डिस्कशन की है। अभिसारी चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी जो चिंतन है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो मैंने एक बार आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। क्रिएटिविटी बहुत सारी दिशाओं में सोचना, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो जिससे बहुत सारी दिशाओं में सोचा जाता है, ठीक है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो हमारी इंटेलिजेंस को जज करता है, इंटेलिजेंस के लिए होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस से संबंधित होता है। जैसे कि हमारे MCQ वगैरह, सीधा एक आंसर पे जाना है आपको, ठीक है ना। लेकिन अपसारी चिंतन होता है बहुत सारी दिशाओं में सोचना, क्रिएटिविटी से संबंधित है ये, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित है ये, बहुत सारी दिशाओं में सोचना। इसको बहुविध चिंतन भी बोलते हैं। अपसारी चिंतन को बहुविध चिंतन भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, बहुविध चिंतन, ठीक है, बहुविध चिंतन भी बोलते हैं। तो ये जो है क्रिएटिविटी से संबंधित है अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो हमारी सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। लिखा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया के बारे में भी एक बार हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है, ठीक है, पठन विकार से संबंधित है। जहां पर बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है, वो सा को वास पढ़ लेता है, मतलब उल्टा पढ़ता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो इस प्रकार के जो विकार हैं वो डिसलेक्सिया में आते हैं, ठीक है, शब्दों को ना पहचान पाना, ये सारा डिसलेक्सिया में आता है, ठीक है। और उसके अलावा कितने प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए अधिगम अक्षमताओं से संबंधित, तो सैमुअल किर्क है, सैमुअल किर्क जो है ये अधिगम अक्षमताओं से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पठन विकार तो हो गया हमारा डिसलेक्सिया। लेखन विकार क्या होता है हमारा, ये होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया है। और गणित से गणितीय विकार जो है उसको क्या बोलते हैं, गणितीय विकार जो है इसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया जो है ये गणितीय विकार है। इसके अलावा एक होता है अफेजिया। अफेजिया कौन सा विकार है, अफेजिया जो है ये भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है, जिसमें बात करने में मतलब बातचीत करने में इंसान को मुश्किल होती है। भाषा संप्रेषण संबंधी विकार या समस्या, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो एक डिस्प्रैक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया जो है ये गतिक कौशल संबंधी विकार है,
गतिक कौशल संबंधी विकार है, जिसमें बच्चे को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्याएं होती हैं। ठीक है, गतिक कौशल संबंधी समस्या या फिर विकार, तो इनको भी आपने याद रखना है। डिसलेक्सिया हमारा पठन विकार हो गया, उसके बाद डिस्ग्राफिया हमारा लेखन विकार हो गया, गणितीय विकार हमारा डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया भाषण संप्रेषण संबंधी विकार, और डिस्प्रेक्सिया है गतिक कौशल संबंधी विकार, तो इनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो मिथ्या परिपक्वता का समय जो है वो बाल्यावस्था को बोला जाता है। ठीक है, झूठी परिपक्वता, जहां पे बच्चे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो है मिथ्या परिपक्वता, तो ये जो काल है ये किसने बोला है, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये रॉस ने बोला है। रॉस जो है उन्होंने बोला है कि बाल्यावस्था क्या है, एक मिथ्या परिपक्वता का समय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो है इसके अलावा क्या बोला जाता है, देखो इसको बाल्यावस्था को शर्म एवं स्वाभिमान का अनुभव का काल, मतलब इसी समय में बच्चे के अंदर शर्म और स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है, का अनुभव होता है बच्चे को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। शर्म एवं स्वाभिमान के अनुभव का काल भी पूछा जाएगा तो भी आप बाल्यावस्था बताओगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाएगा खेल की आयु, तो वो भी आपने क्या बतानी है, बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। खिलौनों की आयु किस अवस्था को बोला जाता है, ये मैं पहले 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था होती है, खेल की आयु बाल्यावस्था, इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इसे टोली, दल, समूह की आयु भी बोलते हैं। टोली, दल, समूह की आयु, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसे अनोखा काल भी बोला गया है। कोल एवं ब्रुश जो है, कोल एवं ब्रुश, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बोला है। जीवन का अनोखा काल बोला है, ये भी आपने याद रखना है, अनोखा काल। इसके अलावा आपको मिथ्या परिपक्वता का काल मैंने बता दिया, रॉस ने बोला है, रॉस ने। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, ये किसने बोला है, ये स्टैनले हॉल ने बोला है। स्टैनले हॉल की बुक भी है, बुक का नाम है एडोलेसेंस। ठीक है, ये जो बुक है इसका नाम है एडोलेसेंस। ठीक है, और स्टैनले हॉल के द्वारा ये लिखी गई है, और स्टैनले हॉल जो है इनको बाल अध्ययन का पिता भी बोला जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल अध्ययन का पिता जो है वो स्टैनले हॉल को बोला जाता है, और इनकी बुक भी है एडोलेसेंस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो शिक्षण में बोला प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो जो है डिटेल में मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको भी आप जरूर देखें और जरूर याद करके जाएं, क्योंकि एक ना एक शिक्षण विधि जो है वो जरूर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो उसमें मैंने सारी करवाई हुई है, वो आप अच्छे से एक बार उनको लर्न कर लेना। मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप जितने भी टीचिंग शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों की वीडियो है, शिक्षण विधियां टाइटल है उसका, तो उसको भी आप एक बार देख के जाइएगा, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता था, फिर उसको मन का विज्ञान बोला जाने लगा। ठीक है, फिर उसको चेतना का विज्ञान बोला जाने लगा, और अभी फिलहाल जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का अध्ययन बोला जाता है, व्यवहार का मनोविज्ञान बोला जाता है, तो ये आपने याद रखना है। आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, क्या विकास एक खंडित प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है या अपूर्ण? तो ये जो है निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत जो है ये चलता रहता है, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, विकास में एक तो निरंतरता का सिद्धांत आ जाता है, दूसरा विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है। तो आपको याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा विकास का एक सिद्धांत है सफेलो कोडल सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं विकास का सफेलो कोडल सिद्धांत, सफेलो कोडल थ्योरी जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले इंसान का सिर विकसित होता है, फिर हाथ, फिर पैर, इस तरह से। तो सिर से पैर की ओर विकास का क्रम क्या है, ये सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो यहाँ से हो गया, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, और विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। एक आप बोल सकते हो कि विकास भिन्न भिन्न इंसानों में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। तो उसकी गति जो है वो अलग हो सकती है। तो वैसे विकास सभी के लिए समान है, लेकिन भिन्न भिन्न लोगों में उसकी गति भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने जरूर एक बार देख कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन जॉन डीवी का है, ये आपको याद रखना है। जॉन डीवी जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित है, इसको आपने याद रखना है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर आपसे पूछा जाए करके सीखना किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो ये जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज दुविधा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हेंज दुविधा जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसमें बच्चों के नैतिक विकास के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे कैसे बच्चे का नैतिक विकास होता है। तो उसी में एक हेंज दुविधा नामक कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 10 से 16 साल के बच्चों के ऊपर, ठीक है, 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे थे उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हेंज दुविधा दी गई बच्चों को, बच्चों से पूछा गया उनके क्या विचार हैं। हेंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था, तो जो कैंसर की दवाई थी वो 2500 की थी और उसके पास सिर्फ 1000 रुपया था। तो वो अब दुविधा में फंसा हुआ है, जिसको कि मॉरल डिलेमा बोला गया है, ठीक है। तो उसको पता नहीं कि अब वो क्या करे, चोरी कर ले या अपनी पत्नी को मरने दे, या दुकान से चोरी करके दवाई ले ले, या दुकान से वो चोरी करेगा तो उसको जेल हो जाएगी, चोरी करना तो गलत बात है। तो मतलब एक हेंज दुविधा जो थी वो बच्चों के सामने रखी गई थी और बच्चों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की गई थी। तो ये जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसको भी आपने याद रखना है। 10 से 16 साल के बच्चों के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था कोहलबर्ग ने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के, इसी के साथ वीडियो को खत्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। सभी लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई भी वीडियो को ना लाइक करता है ना कमेंट करता है, तो प्लीज इतनी आप हेल्प करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो और ऐसी ही वीडियोज जो है वो आपके लिए और लेकर आऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब का बटन है उसमें नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को आपने क्लिक करना है, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।